वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम लेके आए हैं क्लास 10th के बच्चे हैं उनके लिए आदर्श प्रश्न पत्र, जो कि इस साल क्वेश्चन पेपर आपके जो सामाजिक विज्ञान में आने वाले हैं, इससे जो है कि आपके 50 से 60% क्वेश्चन मैच करेंगे। तो इस पेपर को आप ज़रूर से सॉल्व कर दीजिएगा। इसका सॉल्यूशन आज हम पूरा बताएंगे आपको। देखिए, सबसे पहले बहुविकल्पीय क्वेश्चन है हमारा। पहला क्वेश्चन क्या है? बहुराष्ट्रीय बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, खंड अ बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ? पहला है जर्मनी, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है इटली और चौथा है ब्रिटेन। तो राष्ट्रवाद का उदय जो है कि सर्वप्रथम वो फ्रांस से हुआ। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन है। दूसरा है, ड्यूक मैटरनिक ने सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना? रूसो को, विक्टर इमैनुएल को, काल्विन को या फिर ज्यूसेपी मेस्सीनी को? तो देखिए, ड्यूक मैटरनिक ने सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन जो माना है वो है ज्यूसेपी मेस्सीनी। ऑप्शन डी सही ऑप्शन है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा, सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने रखी? सूती कपड़ा जो मिल है उसका जो रूपरेखा है वो किसने रखा? जॉन राइट, रिचर्ड आर्कराइट, एंड्रू कार्नेगी या जेम्स वाट? तो इसमें से जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा रिचर्ड आर्कराइट। ऑप्शन बी सही ऑप्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई। देखिए, 1928 से लेकर 1934 के बीच में जो है कि गेहूं की कीमत 50% नीचे गिर गई। इसका कारण क्या था? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों का गिरना, कीमतों का बढ़ना, कीमतों का स्थिर रहना या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो मेन कारण है वो है कीमतों का गिरना। ऑप्शन ए सही ऑप्शन है। देखिए, अगला है 5 नंबर क्वेश्चन, 1448 ईस्वी में 1448 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने कौन सी पहली पुस्तक छापी? 1448 में गुटेनबर्ग जो है कि वो पहली पुस्तक कौन सी छापी थी उन्होंने? जेन ऑयर, रमोना, हॉट कैटी डिड या फिर बाइबिल? तो इनमें से जो उन्होंने पुस्तक छापी थी पहली वो है बाइबिल। ऑप्शन डी सही ऑप्शन है। 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है? बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का जो चुनाव होता है वो कौन करता है? ठीक है, एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं, सभी भाषाओं को बोलने वाले लोग करते हैं, या फिर केवल जर्मन भाषा बोलने वाले लोग करते हैं, या फिर उपयुक्त सभी? तो बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का जो चुनाव किया जाता है, जो सरकार बनाया जाता है बेल्जियम में, वो एक ही भाषा बोलने वाले लोग बनाते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए सही ऑप्शन होगा। अगला है 7 नंबर क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? कठोर एवं लिखित संविधान, शक्तियों का केंद्रीयकरण, संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, सर्वोच्च न्यायालय? तो जो लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है वो है शक्तियों का केंद्रीयकरण। जो शक्तियों का केंद्रीयकरण है वो ये लक्षण जो है कि संघीय सरकार से संबंधित नहीं है। ऑप्शन बी सही ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने का कारण नहीं है? लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने वाले कौन से कारण नहीं है? श्रम का लैंगिक विभाजन, जैविक बनावट, समाज का पितृ प्रधान होना या फिर महिलाओं के साक्षरता दर की कमी? तो जो समाज में असमानता को बढ़ावा देने वाली कारण नहीं है वो है जैविक बनावट। ऑप्शन बी सही ऑप्शन है। ठीक है, अगला है 9 नंबर क्वेश्चन हमारा, सांप्रदायिकता की समस्या प्रारंभ होती है जब धर्म को ही राष्ट्र का आधार मान लिया जाए, धर्म को राष्ट्र से अलग कर दिया जाए, सभी धर्मों को समान रूप से माना जाए या फिर कुछ ही धर्मों को प्रधानता दी जाए? तो सांप्रदायिकता की समस्या जब प्रारंभ होती है तो कब प्रारंभ होती है? जब धर्म को ही राष्ट्र का आधार मान लिया जाए, तभी सांप्रदायिकता की जो समस्या होती है वो प्रारंभ होती है। ऑप्शन ए सही ऑप्शन है।
अगला है 10 नंबर क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है। ठीक है, इन चारों में से कौन सा विषय नहीं है संघ सूची का। प्रतिरक्षा, मुद्रा, शिक्षा या फिर विदेशी मामले। तो इनमें से जो सही ऑप्शन है वो है विदेशी मामले, ऑप्शन डी सही ऑप्शन है। अगला 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन का मुख्य कारण क्या है। ठीक है, पंजाब में भूमि संकुचन का मुख्य कारण क्या होगा। गहन खेती, अधिक सिंचाई, वनोन्मूलन या फिर अति पशुचारण। तो भूमि संकुचन का जो मुख्य कारण है वो है अधिक सिंचाई, ऑप्शन बी सही ऑप्शन है। अगला 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो भांगड़ा किससे रिलेटेड है, सतलुज से। ठीक है, हीराकुंड कहाँ पे है, हीराकुंड क्या है तो महानदी है हीराकुंड। सरदार सरोवर क्या है, नर्मदा। टिहरी ये भागीरथी। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा सही है, तो पहले का क्या होगा सतलुज, और दूसरे का हीराकुंड का क्या होगा महानदी। तो देखिए तीसरा चौथा, इसमें भी है तीसरा चौथा, ये हमारा सी ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद क्या है सरदार सरोवर, सरदार सरोवर का नर्मदा होगा। तीसरा क्या है ग का पहला, तो यानी सी हमारा ऑप्शन सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप नहीं है। इनमें से प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप कौन नहीं है। मछली पकड़ना, कृषि, गुड़ बनाना या फिर डेयरी। तो प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप जो नहीं है वो है मछली पकड़ना। मछली पकड़ना जो है कि प्राथमिक क्रियाकलाप नहीं है। ठीक है, तो ए हमारा ऑप्शन सही होगा, केवल क। ठीक, अगला देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। रोजगार के आधार पे, आर्थिक क्रिया के आधार पे, उद्यम एवं स्वामित्व के आधार पे या फिर श्रमिकों की संख्या के आधार पे। तो सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को जिस आधार पे वर्गीकृत किया जाता है वो है उद्यम का स्वामित्व के आधार पे, ऑप्शन सी सही ऑप्शन होगा। अगला है, भूक्षरण से क्या तात्पर्य है। भूमि का अनुपजाऊ होना, भूमि का दलदली होना, भूमि का उपजाऊ होना या फिर भूमि का योजनाबद्ध उपयोग। तो भूक्षरण, भूक्षरण का मतलब है कि भूमि का अनुपजाऊ होना, ऑप्शन ए सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संरक्षण का तरीका समुदाय की सीधी भागीदारी नहीं है। इन चारों में से कौन सा तरीका है संरक्षण का जो कि समुदाय की सीधी भागीदारी नहीं है। संयुक्त वन प्रबंध, बीज बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन, वन्यजीव पशु विहार का परिसीमन। तो इनमें से जो संरक्षण का तरीका है वो है जो भागीदारी नहीं करता है वो है वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन, ऑप्शन डी सही ऑप्शन है। ठीक है, अगला है 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है। इन चारों में से कौन सा व्यापार है जो अवरोधकों का लक्षण नहीं है। सरकार विदेश व्यापार को नियमित करने के लिए व्यापार अवरोधकों का प्रयोग कर सकती है। सरकार यह निर्णय ले सकती है कि देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए। विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधकों को बढ़ावा देता है या फिर अधिक देश अवरोधकों का प्रयोग अपने घरेलू उद्योग की सुरक्षा के लिए करते हैं। तो जो व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है वो है विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधकों को बढ़ावा देता है, ऑप्शन सी सही ऑप्शन होगा। अगला 18 नंबर क्वेश्चन, भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है। ठीक है, जो भूमिहीन ग्रामीण हैं, भूमिहीन ग्रामीण जो मजदूर है उनके लिए अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य
उपज का ज़्यादा समर्थन मूल्य देना, उनके बच्चों को विदेश में बसाया जाना, अधिक मजदूरी देना, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए जो सबसे अधिक उपयुक्त है, विकास का जो लक्ष्य है उनका, तो वो है अधिक मजदूरी देना। ऑप्शन सी सही ऑप्शन होगा। अगला है 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? कोयला, भूतापीय ऊर्जा, पेट्रोलियम, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से जो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है वो है भूतापीय ऊर्जा। ऑप्शन बी सही ऑप्शन है। अगला है, वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा? जो वैश्वीकरण बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उनके निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा? बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत के विदेशी व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण हुआ। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई, या फिर उपयुक्त सभी। तो इनमें से जो सही ऑप्शन है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई। ऑप्शन ए सही ऑप्शन है। ठीक है, अब इसके बाद आएंगे खंड ब, वर्णात्मक प्रश्न है और इसका उत्तर लगभग 80 शब्दों में देना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, केवल 80 शब्दों में। ये 2-2 अंक वाले हैं प्रश्न। ठीक है, क्या है? प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के 2 कारण लिखिए। तो चलिए देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जो महामंदी के 2 कारण कौन कौन से हैं। देखिए, खंड ब, वर्णात्मक प्रश्न, प्रश्न संख्या 1। ठीक है, क्या है? प्रथम विश्व युद्ध के बाद आई आर्थिक महामंदी के कारण। 2 कारण लिखना है। पहला कारण है युद्ध द्वारा उत्पन्न स्थितियां। ठीक है, पहला कारण क्या है? युद्ध के द्वारा उत्पन्न स्थितियां। देखिए, प्रथम युद्ध के समय सेना से संबंधित वस्तुओं की मांग में वृद्धि के कारण भारी औद्योगिकी प्रसार किए गए। ठीक है, प्रथम युद्ध के समय जब प्रथम युद्ध हुआ तो उस समय सेना से संबंधित वस्तुओं की मांग में वृद्धि के कारण भारी औद्योगिकी प्रसार किए गए। युद्ध के बाद उद्योग अपनी सामान्य स्थिति में आ गए। ठीक है, युद्ध के बाद जो उद्योग थे वो अपनी सामान्य स्थिति में आ गए और सैनिक व युद्ध संबंधी माल की मांग में, सैनिक और युद्ध संबंधी जो माल थी उनकी मांग में तीव्र कमी के कारण सैनिक और युद्ध संबंधी माल में क्या हुई? तेजी से कमी हो गई और उन्हीं कमी के कारण आर्थिक महामंदी का जन्म हुआ। ठीक है, दूसरा कारण है कृषि में अधिक उत्पादन। ठीक है, कृषि में अधिक उत्पादन। देखिए, महामंदी के लिए उत्तरदायी घटकों में से कृषि संबंधी अति उत्पादन भी था। ठीक है, महामंदी के लिए जो उत्तरदायी घटक हैं, घटकों में से कृषि संबंधी अति उत्पादन भी था। इससे कृषि वस्तुओं की कीमतों में भारी कमी आई। ठीक है, इससे जो कृषि की वस्तुएं थी उनकी कीमतों में भारी कमी आई। कीमतें घटने से कृषि संबंधी आय भी घट गई। जब कीमतें घटने लगी तो कृषि से संबंधी जो भी आय था वो भी घटने लगा, जिसके कारण किसानों ने अपना उत्पाद बढ़ाने की ताकि वे अपनी समग्र आय स्तर को बनाए रखने के लिए भारी मात्रा में उत्पादों को बाजार में ला सके। ठीक है, किसानों ने क्या किया? अपना उत्पाद वो बढ़ाने लगे। क्यों बढ़ाने लगे? ताकि अपनी समग्र आय, ताकि उनकी जो आय है सभी आय स्तर को बनाए रखने के लिए, उनकी जो आय है उस आय स्तर को बनाए रखने के लिए भारी मात्रा में उत्पादों को बाजार में ला सके। अब देखिए, ये तो हमारा पहला प्रश्न पूरा हो गया और पहले प्रश्न में देखिए अथवा करके हमारा दूसरा भी है। ठीक है, 1928 से 1934 के मध्य होने वाली महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले 2 प्रभाव की व्याख्या कीजिए। ठीक है,
तो दोनों में से कोई एक ही करना है। तो हम एक बता दिए आप लोग को, इस क्वेश्चन को भी आप ज़रूर से याद करके जाइएगा, ठीक है। आने के ये क्वेश्चन चांसेस हैं। दूसरा है सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की कारण सहित पुष्टि कीजिए। या फिर अथवा में आप लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक करना है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जाति में राजनीतिक एवं राजनीतिक में जाति कथन की व्याख्या कीजिए। तो हम करेंगे सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, ठीक है। चलिए देखते हैं, लिखेंगे प्रश्न संख्या 2, सत्ता की साझेदारी का महत्व, ठीक है। लिखेंगे सत्ता की साझेदारी प्रत्येक समाज में आवश्यक है, ठीक है। जो सत्ता की साझेदारी है वो क्या है, प्रत्येक समाज में आवश्यक है, चाहे वह छोटा हो या उसमें सामाजिक विभाजन न हो, चाहे तो वो छोटा हो या फिर उसमें क्या हो, सामाजिक विभाजन न हो। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए सत्ता का विभाजन अत्यंत आवश्यक है। देखिए लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उन व्यवस्थाओं के लिए सत्ता का विभाजन करना अत्यंत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि यह लोकतंत्र की आत्मा है, इसीलिए इसे विभाजन करना अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। अब इसके बाद जो है कि लोकतंत्र का उद्देश्य, ठीक, लोकतंत्र का उद्देश्य क्या है, देखिए लिखेंगे लोकतंत्र का मूल्य अर्थ है शासन व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले सभी लोगों के बीच सत्ता का न्यायपूर्ण बंटवारा, ठीक है। लोकतंत्र का मूल अर्थ क्या है, मूल अर्थ यही है कि शासन व्यवस्था के अंतर्गत जो शासन की व्यवस्था है उनके अंतर्गत आने वाले सभी लोगों के बीच में क्या हो, शासन व्यवस्था के अंतर्गत जितने भी लोग आते हैं सभी लोगों के बीच में क्या हो, सत्ता का न्यायपूर्ण बंटवारा, ठीक है। वैध सरकारी वही मानी जाती है जिसमें सभी समूहों को उसकी भागीदारी के माध्यम से शासन प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया लोकतंत्र का उद्देश्य। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा 3 नंबर क्या है, आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा का एक आधारभूत आवश्यकता है, ठीक है। आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा का क्या है, एक आधारभूत आवश्यकता है। इसके कोई 2 कारण लिखिए। इसका क्या करना है, कोई 2 कारण लिखना है। अथवा परिवहन तथा संचार के साधन, परिवहन और संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा क्यों माने जाते हैं, 2 कारण लिखिए। तो हम लिखेंगे आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है, ठीक है, और 2 कारण इसका देंगे। तो चलिए देखते हैं, देखिए लिखेंगे प्रश्न संख्या 3, ठीक है, प्रश्न संख्या 3 और यहाँ पे उत्तर साइड में आप सब में जो है कि उत्तर लिख दीजिएगा, ठीक। लिखेंगे देखिए आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा के आधारभूत आवश्यकता है, ठीक है। आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा के आधारभूत आवश्यकता है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक सेक्टर, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के जितने भी सेक्टर हैं, सेक्टर का मतलब क्या आ गया, कृषि, उद्योग, परिवहन, वाणिज्य व घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऊर्जा के निवेश की आवश्यकता है, ठीक है। हमें ऊर्जा के सीमित संसाधनों के न्याय संगत उपयोग के लिए सावधानीपूर्ण निम्न उपयोग को अपनाना होगा, ठीक है। ऊर्जा के सीमित संसाधनों के लिए जो न्याय संगत उपयोग हैं उन उपयोग के लिए सावधानीपूर्ण निम्न उपयोग को अपनाना होगा। देखिए पहला कारण है एक जागरूक नागरिक के रूप में, ठीक है, एक जागरूक नागरिक के रूप में हम यातायात के लिए निजी वाहन की अपेक्षा सार्वजनिक वाहन का उपयोग करके, ठीक, सावधानीपूर्ण पहला उपयोग यही है हमें अपनाना होगा कि एक जागरूक नागरिक के रूप में हमें यातायात के लिए निजी वाहन की अपेक्षा सार्वजनिक वाहन का उपयोग करना चाहिए। और दूसरा जो हमारा होगा, जब प्रयोग न हो रही हो, जब बिजली क्या हो, प्रयोग न हो रही हो, तो बिजली बंद कर देना चाहिए। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद की उत्पादकता लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंध करती हैं,
किन्हीं दो का उल्लेख कीजिए, अथवा अच्छे बाजार के किन्हीं दो लक्षणों का उल्लेख कीजिए। दोनों में से कोई एक करना है इसमें भी, तो हम करेंगे बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद की उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंध करती हैं, और दो का उल्लेख करेंगे। लिखेंगे प्रश्न संख्या 4। बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन क्षेत्रों में उत्पादन के लिए कार्यालय और कारखाने स्थापित करती हैं। ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो हैं उन क्षेत्रों में उत्पादन के लिए कार्यालय और कारखाने स्थापित करती हैं जहां उन्हें सस्ता श्रम और अन्य संसाधन मिल सकते हैं। देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो हैं उन्हें जहां सस्ता श्रम यानी मेहनत का पैसा क्या हो, कम लगे, ठीक है, सस्ता श्रम और अन्य संसाधन मिल सके, वहीं पे वो क्या करती हैं, उन्हीं क्षेत्रों में उत्पादन के लिए कार्यालय और कारखाने स्थापित करती हैं। ठीक है, ताकि उनका लागत कम लग सके। उदाहरण के लिए चीन, बांग्लादेश और भारत जैसे देश, ठीक है, चीन, बांग्लादेश और भारत जैसे देश, ये देश सस्ते विनिर्माण स्थानों का लाभ भी प्रदान करते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो हमारा कारण है, देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने माल की उत्पादन लागत को कम करने के लिए, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो अपने माल का उत्पादन करने में जो लागत लगा है उसे कम करने के लिए क्या है, कुछ स्थानीय कंपनियों के साथ, ठीक है, कुछ स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन स्थापित करती हैं। ठीक है, क्या करती हैं, जो स्थानीय कंपनियां हैं उनके साथ संयुक्त रूप से उत्पादन स्थापित करती हैं। ठीक, अब देखिए, उसके बाद हमारा 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। अगला है हमारा वर्णात्मक दूसरा। ठीक, वर्णात्मक प्रश्न दूसरा है और ये है, इसका आंसर लगभग 150 शब्दों में देना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन 6 नंबर के आते हैं। पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों चलाया, किन्हीं दो कारणों को लिखिए, इसे उन्होंने स्थगित क्यों कर दिया। ठीक है, अथवा आप लिखेंगे सत्याग्रह का अर्थ और महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले किन्हीं दो सत्याग्रह आंदोलनों का उल्लेख। तो हम देखेंगे महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, गांधी जी ने निम्नलिखित कारणों से असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। ठीक है, कौन कौन से कारण है, देखिए, पहला है, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात भारत की आर्थिक दशा अत्यंत दयनीय हो गई थी। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत की जो आर्थिक दशा थी वो दयनीय हो गई थी, परंतु ब्रिटिश ने अपनी कर वसूल करने की नीति, परंतु ब्रिटिश ने क्या किया, अपने कर वसूलने के लिए नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया था। परंतु ब्रिटिश ने अपनी कर वसूलने की नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया, परंतु ब्रिटिश ने क्या किया कि अपना कर वसूलने में कोई भी परिवर्तन वो नहीं किया। ठीक है, अतः किसानों व व्यापारियों में ब्रिटिश शासन के प्रति विरोध की भावना थी। ठीक है, किसानों में और व्यापारियों में, दोनों में जो है कि ब्रिटिश सरकार के प्रति क्या थी, विरोध की भावना थी। किसान और व्यापारी दोनों ब्रिटिश शासन का विरोध करना चाहते थे। ठीक है, ब्रिटिश के प्रति विरोध करना चाहते थे किसान और व्यापारी। ठीक है, अब दूसरा कारण क्या है, देखिए, दूसरा कारण है, ब्रिटिश सरकार ने प्रथम विश्व युद्ध में, ठीक है, जो ब्रिटिश सरकार है वो प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए, ठीक है, ब्रिटिश सरकार जो है कि प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए अनेक आश्वासन दिए। ठीक है, अनेक आश्वासन दिए। ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, प्रथम विश्व युद्ध में उन्होंने भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए, जब युद्ध हुआ तो ब्रिटिश सरकार भारतीयों का सहयोग पाना चाहता था, उसके लिए उसने अनेक आश्वासन दिए भारतीयों को। ठीक है, जिन्हें बाद में पूरा नहीं किया गया। आश्वासन तो दिया ब्रिटिश सरकार ने, लेकिन क्या किया, उस आश्वासन को दे करके उसे पूरा नहीं किया। परिणाम स्वरूप भारतीयों में असंतोष की भावना फैल गई। जब ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को जो आश्वासन दिया था उसे पूरा नहीं किया, तो उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, भारतीयों में असंतोषजनक की भावना फैल गई। ठीक है, असंतोषजनक की जो है कि भारतीयों में भावना फैल गई,
उसके बाद क्या है, असहयोग आंदोलन स्थगित, ठीक है। क्या बोला है कि इसे उन्होंने, ठीक है, देखिए इसे उन्होंने स्थगित क्यों कर दिया, तो देखिए असहयोग आंदोलन स्थगित, गांधी जी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन सत्य और अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित था। देखिए गांधी जी द्वारा जो असहयोग आंदोलन चलाया गया था वो सत्य और अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित था। लेकिन 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, 5 फरवरी को गोरखपुर में, ठीक है, गोरखपुर में 5 फरवरी को सन 1922 को चौरा चौरी नामक स्थान पर, उत्तर प्रदेश में जो है कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश में चौरा चौरी नामक स्थान है, वहाँ पे आंदोलनकारियों ने पुलिस थाना पर हमला कर दिया, ठीक है। आंदोलनकारियों ने क्या किया, पुलिस थाना पर हमला करके 22 पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया, ठीक है। क्या किया उन्होंने कि जिंदा जला दिया, क्योंकि आंदोलन सत्य एवं अहिंसा पर आधारित था। क्यों जला दिया, क्योंकि आंदोलन जो था वो सत्य और अहिंसा पर आधारित था। इसलिए इस हिंसक घटना के कारण, जो हिंसक घटना थी, इस हिंसक घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया, ठीक है। अब देखिए प्रश्न संख्या हमारा 6वां है। 6वां क्या है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इन्हें किन्हीं 4 कार्यों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। लोकतंत्र में राजनीतिक जो दल है उनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है और इनकी 4 कार्यों का उल्लेख करना है। अथवा लोकतंत्र उत्तरदायी, पारदर्शी एवं वैध शासन की व्यवस्था देता है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो हम देखेंगे 6 नंबर जो क वाला है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों पड़ती है और 4 कार्यों का उल्लेख देखेंगे। तो देखिए प्रश्न संख्या 6 लिखेंगे, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि ये अनेक महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। लोकतंत्र में राजनीतिक दल की आवश्यकता क्यों होती है, इसलिए होती है क्योंकि जो राजनीतिक दल है वो महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, अनेक ऐसे महत्वपूर्ण कार्य वो करते हैं। राजनीतिक दलों के बिना आधुनिक लोकतंत्र की परिकल्पना करना संभव नहीं है। देखिए जो राजनीतिक दल है उनके बिना आधुनिक जो लोकतंत्र है उसकी परिकल्पना करना जो है कि वो संभव नहीं है, ठीक है। और राजनीतिक लोकतंत्र में सरकार का गठन बहुमत से होता है। लोकतंत्र में क्या होता है, जो सरकार का गठन होता है वो बहुमत से होता है। और राजनीतिक दल जनमत के निर्माण और जनता में जागरूकता बढ़ाने में सहायक होते हैं। देखिए जो राजनीतिक दल होते हैं, राजनीतिक दल जनमत जो होते हैं उनके निर्माण और जनता को में जो है कि जागरूकता को बढ़ाने में सहायक होते हैं, ठीक है। राजनीतिक दल क्या होते हैं, जनमत के निर्माण में और जनता के जागरूकता में बढ़ावा में क्या करते हैं, सहायक होते हैं। साथ ही ये जनता और सरकार के बीच सेतु का कार्य करते हैं। और राजनीतिक दल क्या करते हैं, जनता और सरकार के बीच में क्या करते हैं, सेतु का कार्य करते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया। अब देखेंगे राजनीतिक दल के मुख्य कार्य कौन कौन से। देखिए राजनीतिक दलों के मुख्य कार्य, पहला है कानून निर्माण। कानून निर्माण में क्या है, राजनीतिक दल देश के लिए कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। जो राजनीतिक दल है वो देश के लिए कानून बनाने में क्या करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कोई भी कानून तभी पास हो सकता है, देखिए कोई भी कानून तभी पास होता है जब बहुसंख्यक दल उसका समर्थन करे। कोई भी कानून तभी पास होगा जब बहुसंख्यक दल जो होगा उसका समर्थन करेगा। दूसरा है नीतियों का निर्धारण, ठीक है। दूसरा है नीतियों का निर्धारण। देखिए राजनीतिक दल अपनी नीतियां और कार्यक्रम अपनी मतदाताओं के सामने रखते हैं। राजनीतिक दल क्या करते हैं, अपनी नीतियों को, अपने कार्यक्रम को अपनी मतदाताओं के सामने रखते हैं। मतदाता इन नीतियों के आधार पर अपनी पसंद के दल का चयन करते हैं। जो मतदाता होते हैं, जो मत देने वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, नीतियों के आधार पर अपनी पसंद के दल का चयन करते हैं, ठीक है।
यानी उनकी जो इच्छा होगी उन्हीं पे वो अपना मत देंगे। अगला है विरोधी दल की भूमिका, ठीक है, विरोधी दल की भूमिका। चुनाव में हारने वाले दल विरोधी पक्ष की भूमिका निभाते हैं। जो चुनाव में हारने वाले दल हैं वो क्या करते हैं, विरोधी पक्ष की भूमिका निभाते हैं। ये सरकार की गलत नीतियों और असफलताओं की आलोचना करते हैं। और ये क्या करते हैं, देखिए चुनाव में जो हारने वाले विरोधी दल हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, जो चुनाव में हारने वाले दल हैं, जो पार्टी है चुनाव में हारने वाले, वो विरोधी पक्ष की भूमिका निभाते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, विरोधी पक्ष जो होता है दूसरा, उनकी भूमिका निभाते हैं और सरकार की गलत नीतियों और असफलताओं की आलोचना करते हैं। ठीक है, सरकार की गलत नीतियां और असफलताओं की आलोचना करते हैं और अपनी राय प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, अगला है जनमत निर्माण। ठीक है, क्या है, जनमत निर्माण। देखिए राजनीतिक दल विभिन्न मुद्दों को उठाकर जनता को जागरूक करते हैं। राजनीतिक दल क्या करते हैं, विभिन्न मुद्दों को उठाकर जनता को जागरूक करते हैं। वे समस्याओं को उजागर करते हैं। वे क्या करते हैं, समस्याओं को उजागर करते हैं और कई बार उनके साधन के लिए आंदोलन भी करते हैं। क्या करते हैं, कई बार साधन के लिए वो आंदोलन भी करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया राजनीतिक दल के मुख्य कार्य। अगला है हमारा 7 नंबर क्वेश्चन, मृदा अपरदन क्या है। मृदा अपरदन का भूमि पर पड़ने वाले 2 प्रभाव का वर्णन कीजिए, या फिर भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाजों का उल्लेख कीजिए। इनकी पैदावार बढ़ाने के लिए क्या उपाय किया जा सकता है। ठीक है, किन्हीं 2 कार्यों का उल्लेख कीजिए कि इनके क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो हम देखेंगे मृदा अपरदन का क्या अर्थ है, और मृदा अपरदन पढ़ लीजिएगा, हर साल का आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इस बार भी जो है कि आपके एग्जाम में आएगा मृदा अपरदन। ठीक है, तो मृदा अपरदन क्या है, मृदा अपरदन का भूमि पर पड़ने वाला 2 प्रभाव का वर्णन कीजिए। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 7। ठीक है, देखिए मृदा अपरदन का अर्थ है मिट्टी की परत का नष्ट होना। मृदा अपरदन का क्या अर्थ है, जो मिट्टी की परत होती है उसका नष्ट हो जाना। इसमें मिट्टी की उपजाऊ सतह अपने मूल स्थान से हटकर किसी अन्य स्थान पर चली जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो उपजाऊ मिट्टी के सतह होते हैं वो अपने मूल स्थान से क्या होते हैं, उड़ जाते हैं, यानी मूल स्थान से हट के किसी अन्य स्थान पर वो चले जाते हैं। यह एक प्राकृतिक भौतिक प्रक्रिया है। ये क्या है, एक प्रकार से भौतिक प्रक्रिया है। ठीक है, जिसमें जल और वायु जैसे प्राकृतिक बलों द्वारा भूमि की ऊपरी सतह के कणों को बहा ले जाता है। जिसमें क्या होता है, जल और वायु जैसे प्राकृतिक बलों द्वारा जो भूमि की ऊपरी सतह होती है, ठीक है, जल और वायु की जैसे जो प्राकृतिक के द्वारा जल और ऊपरी भूमि की ऊपरी जो सतह होती है उनके कणों को बहा ले जाती है। मृदा अपरदन के दौरान मिट्टी के कई भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते हैं। ठीक है, देखिए जो मृदा अपरदन होता है उनके दौरान मिट्टी में कई प्रकार के भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। ठीक है, पहला क्या है, पहला है उपजाऊ में कमी। ठीक है, उपजाऊ में कमी। देखिए मृदा अपरदन मिट्टी की उत्पादक क्षमता को कम करता है। मृदा अपरदन क्या करता है, जो मिट्टी की उत्पादक क्षमता होती है उनको कम करता है। पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व जो आमतौर पर ऊपरी मिट्टी में होते हैं, जो आमतौर पर ऊपरी मिट्टी में जो पोषक तत्व होते हैं वो मृदा अपरदन के कारण नष्ट हो जाते हैं। देखिए बोला है कि मृदा अपरदन मिट्टी की उत्पादक क्षमता को कम करता है। जो मृदा अपरदन होता है वो क्या करता है, मिट्टी की जो उत्पादक क्षमता होती है उसे कम करता है। ठीक है, और जो ऊपरी मिट्टी होती है, ऊपरी मिट्टी में क्या होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, ऊपरी मिट्टी में पोषक तत्व होते हैं और मृदा अपरदन के कारण वो क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा है प्रभाव। देखिए पौधे की वृद्धि पर प्रभाव, पौधे की वृद्धि पर प्रभाव। देखिए मिट्टी की ऊपरी परत के नष्ट होने से, जो मिट्टी की ऊपरी परत होती है उसके नष्ट होने से
पौधे की वृद्धि और अस्तित्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। देखिए, जब मिट्टी की ऊपरी परत नष्ट हो जाती है ना, तो जो पौधे होते हैं उसकी वृद्धि क्या होती है, रुक जाती है, और उसका अस्तित्व क्या होता है, बिल्कुल प्रतिकूल यानी जस्ट अपोजिट हो जाता है। मृदा अपरदन मिट्टी की जल धारण क्षमता को भी कम करता है। जो मृदा अपरदन है, मिट्टी की जो जल धारण करने की क्षमता होती है वो क्या करता है, कम हो जाता है। ठीक है, मृदा अपरदन से क्या होता है, मिट्टी की जो जल धारण करने की क्षमता होती है वो क्षमता कम करता है, जिससे पौधों को आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिल पाते। ठीक है, पौधों को क्या होते हैं, जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं वो आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिल पाते, और फसलों की उस उत्पादकता घट जाती है। ठीक है, क्या होती है, जो फसल की उत्पादकता होती है वो उत्पादकता घट जाती है। ठीक है, अब देखिए अगला है हमारा 8 नंबर क्वेश्चन। असंगठित क्षेत्रक में श्रमिक सामाजिक भेदभाव के शिकार हैं, इसके 3 कारण लिखिए। ठीक है, या फिर मानव विकास सूचकांक क्या है, मानव विकास को नापने वाले प्रमुख अवयवों का वर्णन कीजिए। तो हम देखेंगे असंगठित क्षेत्रक में श्रमिक सामाजिक भेदभाव के शिकार हैं, इनके 3 कारण। ठीक है, तो देखिए प्रश्न संख्या 8 देखेंगे। असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है और इसमें कई कारणों का योगदान होता है। निम्नलिखित 3 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण है कानूनी असमानता। ठीक है, देखिए असंगठित क्षेत्रों में अक्सर कानूनी असमानता होती है। जो असंगठित क्षेत्र होते हैं उसमें क्या होती है, कानूनी असमानता होती है। ये श्रमिकों को कानून सुरक्षा और लाभों से वंचित कर सकती है। ये क्या करती है, श्रमिकों को, श्रमिक जो होते हैं काम करने वाले, उन्हें कानून सुरक्षा और लाभों से वंचित कर सकती है। कानून की जो सुरक्षा होती है उससे ये वंचित हो सकते हैं और लाभों से भी वंचित हो सकते हैं। कई बार असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को मिनिमम वेतन, काम की सुरक्षा और अन्य लाभों का हक नहीं मिलता है। देखिए कई बार ऐसा होता है, जो संगठित क्षेत्रों के जो श्रमिक होते हैं उन्हें कई बार ऐसा होता है कि मिनिमम वेतन और काम में जो है कि सुरक्षा और अन्य जितने भी लाभ होते हैं वो हक इन्हें नहीं मिलते हैं। दूसरा है अशिक्षा और कौशल की कमी। ठीक है, तो देखिए असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले, असंगठित जो क्षेत्र हैं उनमें काम करने वाले श्रमिकों की अक्सर शिक्षा और कौशल में कमी होती है। ठीक है, असंगठित क्षेत्र में जो काम करने वाले श्रमिक हैं अक्सर क्या होता है, शिक्षा और कौशल में कमी होती है। ठीक है, उनकी शिक्षा और कौशल में कमी होती है। इसके परिणाम स्वरूप, और इसका परिणाम क्या होता है, उन्हें अधिक व्यायाम के साथ कम मान्यता, उन्हें क्या होता है, अधिक व्यायाम के साथ कम मान्यता, कम वेतन और कम सामाजिक स्थिति मिलती है। ठीक है, अधिक व्यायाम के साथ क्या मिलता है, उन्हें कम मान्यता मिलती है, कम वेतन मिलता है और कम सामाजिक स्थिति मिलती है, जो सामाजिक भेदभाव को बढ़ाता है। और ये क्या करता है, जो सामाजिक भेदभाव है उन्हें दिन प्रतिदिन बढ़ाता जाता है। तीसरा जो कारण है वो है अस्थिरता और अनियमितता। ठीक है, अस्थिरता और अनियमितता। असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए, जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक हैं उनके लिए काम की अस्थिरता और अनियमितता काफ़ी सामान्य होती है। जो श्रमिक हैं उनके लिए काम की अस्थिरता और अनियमितता काफ़ी सामान्य होती है। इसका अर्थ है कि उन्हें नियमित रूप से नौकरी मिलने में समस्या हो सकती है। इसका अर्थ यही है कि उन्हें क्या होता है कि नौकरी मिलने में, नियमित रूप से उन्हें नौकरी मिलने में क्या होता है, समस्या होता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति अस्थिर होती है। उनकी आर्थिक स्थिति क्या होती है, अस्थिर होती है, एक जगह होती है, और उन्हें सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। ठीक है, उन्हें क्या करना पड़ता है, जो सामाजिक भेदभाव है उसका सामना उन्हें करना पड़ता है। तो ये जो हमारा 8 नंबर प्रश्न है ये पूरा हुआ, और अथवा करके जितने भी क्वेश्चन हैं उसको आप ज़रूर से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है,
अब इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न संख्या 9 हमारा क्या है। देखिए प्रश्न संख्या 9 है मानचित्र संबंधी प्रश्न। इसे क्या करना है, मानचित्र पे करना है और कॉपी पे भी। निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र में इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम व सही अंकन हेतु आधे आधे अंक निर्धारित है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको अपने कॉपी में लिखना है, उसके बाद मानचित्र पे दर्शाना है। जैसे क्या दिया है, वह नगर जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। देखिए अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है, वह स्थान जहाँ गांधी जी ने सर्वप्रथम नमक बनाया। देखिए दांडी में गांधी जी ने सर्वप्रथम नमक बनाया। ठीक, अगला है वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया। बंगाल और बिहार में नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया। अगला है वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया। देखिए अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया। ठीक है, पांचवा अंग नंबर है वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। क्या होगा, नागपुर में दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। ठीक है, अब इसको क्या करना है, मानचित्र पे दर्शाना है। ठीक है, तो आपको एक मानचित्र मिलेगा। पहला हमारा क्या था, अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। मानचित्र में बताना है कि अमृतसर कहाँ है, तो अमृतसर हमारा यहाँ पे है। ठीक है, तो इससे हमको डिनोट करना है। ठीक है, ये देखिए इससे हमें डिनोट करना है। अब उसके बाद देखिए अगला है क्या, गांधी जी ने सर्वप्रथम नमक बनाया। दांडी में उन्होंने नमक बनाया, तो इसी चिन्ह से हमें डिनोट करना है, तो हम क्या लिखेंगे, दांडी। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे नमक बनाया, नमक बनाया। ठीक है, और यहाँ पे क्या था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। यहाँ पे नाम भी आपको लिखना होगा। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये हमारा हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, तीसरा हमारा नील की खेती करने वाले किसान। ठीक है, बंगाल और बिहार है। देखिए बंगाल ये हमारा है और ये हमारा बिहार है, तो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे, दोनों निकाल के लिखेंगे, नील की खेती, नील की खेती। ठीक है, 3 हमारा हो गया, इसी से डिनोट करना है। ठीक, अगला हमारा होगा सूती मिल श्रमिक सत्याग्रह। ठीक है, कहाँ पे हुआ था, अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ है, देखिए कहाँ पे है अहमदाबाद। देखिए अहमदाबाद हमारा यहाँ पे है। यहाँ क्या हुआ था, सूती मिल श्रमिक सत्याग्रह। ठीक है, सूती मिल श्रमिक सत्याग्रह, सूती मिल सत्याग्रह ऐसे लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ, नागपुर में। यहाँ पे नागपुर। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन। ठीक है, आप छोटा छोटा कायदे से लिखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। ठीक है, कांग्रेस अधिवेशन, ठीक हो गया। अब इसके बाद देखिए ये तो हमारा पूरा हो गया। ठीक है, प्रश्न संख्या जो है कि हमारा 9 नंबर पूरा हो गया। उसके बाद देखिए मानचित्र का कार्य जो 10 नंबर है, इसको क्या करना है, इसको आपको कॉपी पे नहीं लिखना है, डायरेक्ट मानचित्र पे दिखाना है। दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। पश्चिम बंगाल का एक उद्यान, इससे चिन्हित करना है और नाम भी लिखना है। ठीक है,
तो पश्चिम बंगाल का एक उद्यान, तो पश्चिम बंगाल कहाँ पे है, देखिए ये तो बंगाल है, ठीक है। तो इससे चिन्हित किया गया है यहाँ पे पश्चिम बंगाल सुंदर वन राष्ट्रीय, ठीक है। पश्चिम बंगाल में एक क्या बोला है कि एक उद्यान बताइए नाम सहित, तो पश्चिम बंगाल में ये उद्यान है सुंदर वन राष्ट्रीय, इससे हम जो है कि चिन्हित कर देंगे। और उसके बाद दूसरा है नर्मदा नदी पर बना बांध, इससे डिनोट करना है और नाम भी लिखना है। तो नर्मदा नदी पर यहाँ पे इससे हमने चिन्हित किया है, मध्य प्रदेश में ये है और बरगी बांध है, ठीक है। यहाँ पे नर्मदा नदी भी है, ठीक है। नर्मदा नदी कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में, और वहीं पे बंगरी बांध है, ठीक। उसके बाद अगला है महानदी, ठीक है। महानदी चिन्ह द्वारा नाम सहित, महानदी को दिखाना है कौन सा महानदी है और क्या नाम है। देखिए यहाँ पे ये हमने चिन्ह दिखाया है। महानदी जो है कि महानंदा छत्तीसगढ़ में है महानदी, ठीक है। महानदी का नाम है महानंदा और वो भी छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे डिनोट किए हैं, ठीक। उसके बाद अगला है हमारा झारखंड का एक कोयला क्षेत्र वृत्त है, ये गोल है, द्वारा नाम सहित। तो झारखंड में एक कोयला क्षेत्र है, उसका नाम बताना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, झारखंड है और झारखंड में झरिया कोयला क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या है, झारखंड है, यहाँ लिख देंगे झारखंड, ठीक। ये हम गोल से डिनोट कर दिए। उसके बाद अगला है भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पतन त्रिभुज चिन्ह द्वारा नाम सहित। भारत पूर्वी तट पर क्या करना है, एक पतन का नाम लिखना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने त्रिभुज बनाया है, ठीक है। यहाँ पे हमने त्रिभुज बनाया है और ये है उड़ीसा में पारादीप पतन, ठीक है। कौन सा पतन है, पारादीप पतन उड़ीसा में है, ठीक है। तो ये हमारा जो है कि इसी प्रकार से आपको करना होगा आपके मानचित्र में काम, ठीक है। तो ये जो हमारा प्रश्न पत्र है ये हमने पूरा इसका सॉल्यूशन आपको दे दिया। फिर से मिलते हैं ऐसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।